हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने घटना चक्र की सीरीज़ में पार्ट 3 में एंटर करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि उस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट, टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम 7. For legislative work, number of additional members could be minimum 6 and maximum 12. फिर नो डिफरेंशिएशन वॉज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जिसका है फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। और थर्ड स्टेटमेंट, नो डिफरेंशिएशन वॉज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। इसका जो डिटेल पार्ट था वो हम लोगों ने पार्ट 2 में देख लिया था। अभी हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ट्रांसफॉर्म्ड द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू अ मिनिएचर कैबिनेट। ठीक है, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को उसने क्या कर दिया, एक मिनिएचर कैबिनेट में बदल दिया, रनिंग ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम। ऑल द 5 मेंबर्स वर असाइंड अ डिपार्टमेंट आउट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम एंड मिलिट्री। ठीक है, इनके जो 5 मेंबर थे उनमें क्या क्या उनको डिपार्टमेंट दिया गया? रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम एंड मिलिट्री एज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इन 1874 द 6th मेंबर वॉज एडेड। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छठा मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो कब ऐड किया गया? तो इन 1874 अ 6th मेंबर वॉज एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, PWD। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए उनको ऐड किया गया। फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स वर डिटर्मिन टू बी मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12, which were to be nominated by Viceroy for 2 years. At least half of the additional members were to be non-official. No differentiation was made between central and provincial subjects. तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगला हो सकता है वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ट्रांसफॉर्म वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस में बदल दिया? एक मिनिएचर कैबिनेट में बदल दिया। और ऑल द 5 मेंबर्स वर असाइंड अ डिपार्टमेंट आउट ऑफ किस में से उनको डिपार्टमेंट दिया गया? रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम एंड मिलिट्री। ठीक है, और जो 6th मेंबर था वो 1874 को उनको एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, और किसमें? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20th June 1892। फिर आउट ऑफ 24 मेंबर्स 5 वर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। तीसरा, मेंबर्स वर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इसका देखिए क्या है आंसर। इसमें देखिए आंसर डिसाइड नहीं किया जा सकता है, स्टार लगा हुआ है। अब देखिए किसमें पूछा गया था? छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था ये। अब जो पॉइंट है आप उन पे ज़रा ध्यान दीजिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। कब पास किया? गैदर्ड द रॉयल एसेंट कब पास किया? 1892 में। और रॉयल एसेंट कब मिला उनको? 20 जून 1892 को, मतलब है ना 20 जून 1892 को उनको क्या मिला? उस एक्ट को एक रॉयल एसेंट मिला। एंड वॉज कमेंस्ड ऑन February 3, 1893। तो फोर्स में कब आया वो? 3 फरवरी 1893 को वो एक्ट फोर्स में आया। ठीक है, दस द स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इलेक्टेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज इंक्रीज टू अ मिनिमम 10 टू मैक्सिमम 16 मेंबर्स। ठीक है, मेंबर कितने इंक्रीज कर दिए गए? मिनिमम 10 से लेके मैक्सिमम 16 तक मेंबर को इंक्रीज किया गया। अमंग दीज एडिशनल मेंबर्स एटलीस्ट हाफ हैड टू बी नॉन ऑफिशियल। Thus, as per rule of this act, in these additional members, 6 were official, 10 were non-official. In non-official members, both Indian and Europeans are included. Thus, statement 2 is wrong. In this act, right to discuss the budget was given, but members were not given the right to ask supplementary questions. Thus, the statement 3 is also wrong. ठीक है, फिर moving on to the next question. Under which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो बजट डिस्कस करने के लिए कब पावर दिया गया? अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 increased the functioning of the legislative council
द काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट बट नॉट द पावर टू वोट, है ना, उनके पास वोटिंग पावर नहीं थी बट देयर वॉज अ पावर टू डिस्कस द बजट. द एक्ट परमिटेड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव with prior notice of 6 days but the power to ask supplementary questions was not given. ठीक है, वो क्या कर सकते थे, वो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते थे और पूछने के लिए उनको 6 दिन पहले उनको नोटिस देनी होती है, तब जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते थे अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा कि डिस्कस द बजट, वो कब कौन से एक्ट के तहत वो बजट डिस्कस कर सकते थे, अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. तो पॉइंट नंबर बी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 प्रोवाइड communal representation in British India. The Indian Council Act of 1909 introduced a separate electorate for communal representation to the Muslim community and thus sowed the seeds of separatism that eventually led to the partition of the country. तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, उसने वो बीज डाले कि वो जो बीज था वो आगे बड़ा होके क्या बन गया, आगे भारत के पार्टीशन होने का कारण बन गया वो. ठीक है, और वो कारण क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि दिया गया बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 में. सेपरेट इलेक्टोरेट किनको दिया गया, मुस्लिम्स को दिया गया. उसके बाद हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट उसको एक्सटेंड किया गया था, 4 लोगों पे किया गया था, 1 2 3 4. ठीक है, ये आप वो पिछला वाला वीडियो देखिए. उसके बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 1919 में जिसको मॉन्टेगू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, उसमें उन्होंने एक्सटेंड करके किन 4 लोगों में एक्सटेंड किया था. और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो था इसको एक्सटेंड किया गया था, और ये 1 2 3 ये भी 3 लोगों में एक्सटेंड किया गया था. वो है ना, किस में किया गया था, एक वुमेन है ना, और एससी और एसटीज़ में, है ना, ये एक्सटेंड किया गया था. ये भी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं. ठीक है, इसको एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा. वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली इसमें ये प्रॉपर डिस्कशन मिलेगा इसमें कि किसको किसको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है एक्सटेंड किया गया था. द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद किससे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड. ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जो पहला सुप्रीम कोर्ट था वो बनाया गया था, लेकिन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, ये रहा. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी. तो द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सर मॉरिस ग्वायर वॉज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस. ये पूछा जा सकता है कि पहले चीफ जस्टिस कब थे, तो आप क्या बताएंगे, सर मॉरिस ग्वायर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस. और बना कब था, 1 अक्टूबर 1937. कौन से एक्ट के द्वारा बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक, सो द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर. फिर अभी आपने देखा कब बना गया था, 1937 में बना था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल. डायरकी सेंट्रल लेवल पे कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, अब देखिए कुछ फीचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से ये इसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं, है ना, देखिए 7 पॉइंट्स हैं और ये 7 पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. और अगर आप मेंस देंगे तो ये 7 पॉइंट आपको उनमें लिखने होंगे, तो कायदे से इनको ज़रा देखिएगा. क्या है, पहला चीज़, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल. प्रोविंशियल डायरकी एनविसाज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज एबॉलिश्ड. सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इंटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. पहली बात क्या है, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल. जो डायरकी है, द्वैध शासन है, वो सेंट्रल लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया. प्रोविंशियल डायरकी है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जैसे देखा गया था उसको एबॉलिश कर दिया गया. ठीक है, तो क्या पहला चीज़ क्या हुआ कि डायरकी जो है सेंट्रल लेवल पे उसको अप्लाई किया गया, और डायरकी जो प्रोविंशियल लेवल पे था
उसको क्या किया गया, प्रोविंशियल लेवल पे था उसको काट दिया गया, मतलब एबॉलिश कर दिया गया, है ना। और ये प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस कौन से एक्ट के तहत किया गया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेगू हेंसफोर्ड रिफॉर्म के तहत। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, अच्छा फिर सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ये भी हुआ था। सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो थे उसमें क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। फिर सेकंड पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज्ड टू सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, क्या किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ कौन कौन से, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ये किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ब्रिटिश ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, किनके द्वारा, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। फिर पॉइंट नंबर 3, द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन्ड इंटैक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी वो मेंटेन करी गई बाय दिस एक्ट ऑफ 1935। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1937। बर्मा मीन्स म्यांमार, उस समय में उसको बर्मा कहते थे। तो बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच वॉज क्रिएटेड इन 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो पोजीशन उसको एबॉलिश कर दिया गया, जो कि 1858 में बनाया गया था 1858 में। फिर देखिए सिक्स पॉइंट, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 अक्टूबर 1937। यह भी आपने देखा कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था वो कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 1937 में। सर मॉरिस गॉयर वॉज इज फर्स्ट चीफ जस्टिस, ठीक है। फेडरल कोर्ट कब बनाया गया, 1 अक्टूबर 1937, और उसके जो चीफ जस्टिस पहले थे वो सर मॉरिस गॉयर थे। फिर सेवन्थ पॉइंट क्या है, द सेंट्रल फेडरल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट विच वॉज लेटर नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल फेडरल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड, उसको बनाया गया, उसको जो कि आगे चल के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे डायरकी सिस्टम कौन सेट किया था, मतलब कौन सा एक्ट है जो कि करता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इसके प्रिंसिपल फीचर्स कौन कौन से हैं। अब स्टेटमेंट देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, फिर तीसरा पॉइंट, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस एंड devolution of legislative authority by the center to the provinces. The Government of India Act 1919 was passed by the British Parliament. The Act embodied the reforms recommended in the report of the Secretary of State for India, Edwin Montagu, and Viceroy Lord Helmsford. This Act provided for the introduction of a dual form of government in provinces known as diarchy. The subjects of administration were divided into two categories, पहला रिजर्व्ड एंड देन सेकंड ट्रांसफर्ड, ठीक है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर केप्ट अंडर प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, while transferred subjects were kept under ministers responsible to the provincial legislature. The distribution of powers between the center and the provinces was done in the form of federal and provincial subjects. As far as the question of a separate electoral system for Muslim is concerned, the provision had already been made by the Act of 1909. The Government of India Act 1919 continued this provision and also extended it to Sikh, European, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन। देखिए जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वो आपको आंसर मिल गया, कौन कौन सा, सिख, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन। मैंने यहाँ पे पूछा था ना कि किनको किनको एक्सटेंड किया गया 1919 में, तो सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और एंग्लो क्रिश्चियंस, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, सॉरी इंडियन क्रिश्चियंस था, Sikh, European, Indian Christian and Anglo-Indian. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to, diarchy मतलब क्या होता है,
डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, डायरकी मतलब डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। अब वो देखिए, डायरकी इज derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डाइआर्क विच मीन्स डबल रूल। क्या मतलब उसका होता है डायरकी का मतलब डबल रूल। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स to the division of the provincial subjects into reserved and transferred categories. Comparatively important subjects, reserved subjects such as police, jail, justice, finance, and irrigation, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. Subjects of lesser importance, transferred subjects such as education, agriculture, local self-government, were to be administered by the गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये रहा डायरकी का डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। कौन कौन से थे? सी ऑप्शन 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 were treated as reserved. Administration of justice, land revenue and police were considered as reserved, whereas local self-government was considered as transferred. It was transferred to the provincial assembly. फिर देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 introduced diarchy at the provincial level. The provincial government subjects were separated into two divisions, reserved and transferred. सब्जेक्ट्स अंडर ट्रांसफर्ड लिस्ट आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ट्रांसफर्ड में कौन कौन से थे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एजुकेशन। ये सब क्या थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड अंडर रिजर्व लिस्ट आर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, लैंड रेवेन्यूज, फॉरेस्ट, वाटर, लेबर डिस्प्यूट सेटलमेंट, एग्रीकल्चरल लोन्स, है ना, फिर पुलिस एंड प्रिजन्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच एक्ट इस्टेब्लिश्ड डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस? कौन सा था प्रोविंसेस में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या किया? इस्टेब्लिश्ड डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। फिर ये इसका डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 also known as the Montagu-Hansford reforms was passed by the British Parliament with objective of gradual introduction of responsible government in India. It introduced a system of dual government at the provincial level. Subjects were divided into two categories, reserved में और एक ट्रांसफर्ड था। रिजर्व में कौन कौन से थे? These included important areas like law and order, finance, land revenue and irrigation. These remained under direct control of the British governor and his executive council. तो जो रिजर्व थे, it was under the direct control of British governor और उनके executive council. दूसरा क्या था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। उसमें क्या क्या थे? वो लेस क्रिटिकल थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर। एंड दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी। ठीक है, तो जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट था, ये जो मैटर है उसको दो भागों में बांट दिया और इसी को दो भागों में बांटने को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरकी बोलते हैं। ठीक है, फिर विच मीन्स डबल रूल। डायरकी का मतलब क्या होता है? डबल रूल होता है और ग्रीक वर्ड डायर्क से लिया गया है। ठीक है, इट ऑल्सो introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. फिर the Indian legislature was made bicameral for the first time by Government of India Act 1919. तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बनाया गया कौन से एक्ट के द्वारा? इंडियन एक्ट ऑफ 1919। अब इसका डेफिनेशन मतलब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज टू कंसिस्ट एन अपर हाउस नेम्ड काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? एक अपर हाउस होगा जिसको क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस उसको क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, दो चीज़ें हैं आपने देखा, एक हो गया बाइकैमरल और एक क्या हो गया? डायरकी। डायरकी का मतलब क्या देखा आपने? डायरकी मतलब दो भागों में बांटना सब्जेक्ट्स को, एक हो गया रिजर्व्ड और एक क्या हो गया? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, और बाइकैमरल मतलब क्या हो गया? आपने दो लेवल, बाइकैमरल मतलब जैसे कि दो सदन जिसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट एंड जो दूसरा है वो क्या है? अपर। ये काउंसिल ऑफ स्टेट क्या था? अपर हाउस है, और एक लोअर हाउस जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बाइकैमरल सिस्टम।
तो काउंसिल ऑफ स्टेट वॉज कंपोज ऑफ 60 मेंबर्स. अब उसके of whom maximum 20 members could be official in accordance with the section. अब ये सारी चीज़ें हैं, इतने डिस्क्रिप्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिए. आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं. Which of the following acts introduced a bicameral legislature at the center? C 1919. ठीक है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में कौन से एक्ट के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस किया गया? 1919. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Montagu-Hansford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above age 21. पहला स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave women reserved seats in legislature. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. ये आपका सेकंड ओनली सही है और फर्स्ट इज रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव एज 21 नहीं, ऐसा नहीं था. ऑल द वुमेन को नहीं दिया गया था. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको ये बताया जाता होगा कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं उनको ज़रा आप ध्यान से पढ़ा करिए. जिसमें ऑल है ना, जिसमें कम्प्लीटली नेगेटिव हो स्टेटमेंट और उन पे 100% का दावा दिया जाए कि वो सही होता है, तो इस पे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं उन पे ज़रा ध्यान रखिएगा. फिर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए. 1918 when Britain granted limited suffrage to women property holders, the law did not apply to British citizens in other parts of the empire. Despite the All India Women Deputation led by Sarojini Naidu to Edwin Samuel Montagu, then Secretary of State of India, women's demands were ignored in the Montagu-Hansford reforms. तो सरोजनी नायडू लेके गई थी. ये भी पूछा गया सवाल में कि हु लेड द डेप्यूटेशन, जो कि मोंटेगू के पास गई थी, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू गई थी, है ना, जिसमें वो वेमेन के वोटिंग राइट्स के बारे में बात करने के लिए उनसे गई थी वो. दो वेमेन्स वर नॉट ग्रांटेड वोटिंग राइट्स, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था. नॉट द राइट टू स्टैंड इन इलेक्शंस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 allowed the government of India Act 1919 allowed provincial council to determine if women could vote, provided they met stringent property income और educational levels. ठीक है, ये बात है. तो किसको डिसाइड करने को बोला गया? प्रोविंशियल काउंसिल को, टू डिटरमिन कि वुमेन जो है वोट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं. उसका किसको दिया गया अधिकार? एक प्रोविंशियल असेंबली को दिया गया. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.